नमस्कार दोस्तों, बीते 14 जून को सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च करी जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम। इस स्कीम के थ्रू नौजवानों का आर्मी में रिक्रूटमेंट किया जाएगा। सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवानों में अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी है। For a second-day protest against Agnipath, the radical recruitment plan for armed forces in Bihar. जैसे ये स्कीम लॉन्च हुई उसकी नेक्स्ट डे से पूरे देश भर में युवाओं का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, बेसिकली यूपी, बिहार और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में। एज वी ऑल नो, जब भी इस देश में कोई नई स्कीम लॉन्च होती है तो कुछ लोग उसके सपोर्ट में चले जाते हैं और कुछ लोग उसके अगेंस्ट में चले जाते हैं। तो जो लोग भी उसके अगेंस्ट में जाते हैं उसमें से कुछ लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं और जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उसमें से कुछ लोग वायलेंट हो जाते हैं। तो जो लोग भी वायलेंट होते हैं तो उसके फलस्वरूप होता क्या कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाता है, बसों को आग लगा दी जाती है, ट्रेनों को जला दिया जाता है और भी न जाने क्या क्या होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे कि बेसिकली इस अग्निपथ स्कीम के आने के बाद कौन कौन से बदलाव होंगे, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो अग्निपथ योजना के तहत हर साल 46,000 लोगों को इंडियन आर्म फोर्सेस में रिक्रूट किया जाएगा और जो लोग भी क्लास 10th और 12th पास कर चुके होंगे और उनकी एज 17.5 ईयर्स से लेकर 21 ईयर्स के बीच में होगी, वो एज ग्रुप इस योजना के लिए एलिजिबल होगा। इस योजना के थ्रू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अग्निवीर कह के बुलाया जाएगा। ये एक भारी भरकम नाम है, लेकिन हम लोग इस वीडियो में आगे जानेंगे कि अग्निवीर की सच्चाई क्या है। अब बात करते हैं कि अग्निपथ स्कीम के आने से पहले अगर आपको इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना है तो इसके क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए, अगर आपको इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है तो उसके दो तरीके हैं। पहला है परमानेंट कमीशन, दूसरा है शॉर्ट सर्विस कमीशन। अब ये परमानेंट कमीशन क्या है? देखिए, हर विंग के अंदर अलग अलग एज रिक्वायरमेंट होती है। किसी किसी विंग के अंदर युवाओं की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें रिटायरमेंट की 40 साल होती है, किसी किसी विंग में रिटायरमेंट की 50 साल होती है। तो ऐसे करके हर विंग की अलग अलग एज रिटायरमेंट होती है। अगर इंडियन आर्मी में आप परमानेंट कमीशन के थ्रू जाते हैं तो आपको डिसाइडेड एज तक वहाँ जॉब करनी होती है और जब भी वहाँ से आप रिटायर होते हैं तो आपको एक्स सर्विसमैन के थ्रू ट्रीट किया जाता है, जैसे कि आपको पेंशन दी जाती है, आपको कैंटीन की अन्य सुविधाएं दी जाती रहती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ तो बात हो गई कि परमानेंट कमीशन क्या है और शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि आर्मी के अंदर आप किस रैंक पे जाओगे। इसके भी दो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते हैं। पहला होता है ऑफिसर रैंक का रिक्रूटमेंट, जिसमें आप मेजर, कैप्टन या जनरल बनेंगे। दूसरा होता है सिपाही रैंक का रिक्रूटमेंट, जिसमें आप सिपाही, नायक या हवलदार बनेंगे। इसके बाद आपके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ के बेस पे आपका प्रमोशन होता रहता है। गवर्नमेंट ने जो नई स्कीम इंट्रोड्यूस करी है, इससे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को सिर्फ नॉन कमीशन पोस्ट के लिए रिक्रूट किया जाएगा। जैसे कि जो सिपाही या नायक की रैंक होती है इंडियन आर्मी में, जो अलग अलग रैंक होती है, इसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं। अग्निवीर्स को सिर्फ और सिर्फ लोअर रैंक्स के लिए रिक्रूट किया जाएगा। रिक्रूट्स को जो सैलरी मिलेगी वो होगी 30,000 पर मंथ पहले साल के लिए, वहीं दूसरे साल के लिए बढ़कर के 33,000 पर मंथ हो जाएगी। साथ ही आप चार्ट में देख पा रहे होंगे कि तीसरे साल में 36,500 पर मंथ मिलेगी और फाइनली लास्ट ईयर में, मतलब चौथे साल में, इनकी सैलरी बढ़ करके 40,000 पर मंथ हो जाएगी। इसके बाद जब सोल्जर इस सर्विस से रिटायर होंगे तो उन्हें सेवानिधि में से लमसम 11 लाख रुपए का अमाउंट पे किया जाएगा। ये अमाउंट कम्प्लीटली सरकार की तरफ से नहीं होगा, इसमें से 30% सोल्जर्स की सैलरी से आएगा। अब यहाँ पर एक गंभीर सवाल यह है कि जवानों को 4 साल के बाद नौकरी क्यों छोड़नी पड़ेगी। एग्जैक्टली यही इस स्कीम का सबसे मेजर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आज जगह जगह प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट सरकार ने यह भी कहा है कि उसमें से 25% सोल्जर्स को 4 साल के बाद रेगुलर कार्डर में फुल टाइम सर्विस के लिए री इनरोल भी किया जाएगा। बट यहाँ पे एक नोटिसेबल फैक्ट ये है कि 25% सोल्जर्स को री इनलिस्ट किया ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आर्टिकल है द हिंदू का, इसमें आप देख सकते हैं कि क्लियरली मेंशन है कि अप टू 25% ऑफ देम वुड बी री इनरोल्ड इन रेगुलर कार्डर। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि 25% लोगों को री इनरोल्ड किया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अप टू 25% लिख रखा है। हो सकता है कि सरकार सिर्फ 1% लोगों को इनरोल करे या फिर 25% लोगों को। ये टोटली सरकार पर डिपेंड करता है। मैं मानता हूँ कि इस फैक्ट पे काफ़ी लोगों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी न्यूज़ चैनल या फिर कोई भी यूट्यूबर ने इस पर बात नहीं की है। तो इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसको भी क्रॉस चेक करना हो जाकर चेक कर लेगा। दोस्तों, सरकार ने अपनी जनता से प्रॉमिस किया था कि वो लोगों को रोजगार देगी। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, लेकिन असलियत ये है कि 75% अग्निवीर को सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी मिल रही है। इसके बाद खुद के लिए उन्हें कोई नई नौकरी फिर से ढूंढनी पड़ेगी। दोस्तों, ना यहाँ पर कोई पेंशन है, ना कोई मेडिकल बेनिफिट्स है, ना कोई जॉब सिक्योरिटी है। एग्जैक्टली यही कुछ मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से आज यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है।
टेस्ट करने वाले लोगों में से, या फिर ये कहें कि जो लोग भी इस योजना के अगेंस्ट में, उनका कहना ये है कि सरकार यहाँ पर एक्चुअल में जॉब जनरेट नहीं कर पा रही है, इसलिए यहाँ पर एक टेम्पररी सोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन जो लोग भी इस योजना को सपोर्ट करते हैं उनका कहना ये है कि इस योजना में डिमेरिट बहुत थोड़े से हैं और मेरिट्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम है। इसमें सरकार आपको एक बेहतरीन मौका दे रही है, 4 साल की जॉब होगी, पहले से ज़्यादा सैलरी होगी, एक बढ़िया ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ होगी, आपके पास एक नया स्किल हो गया, नया एक्सपीरियंस होगा, और इसके साथ ही 4 साल के बाद जब आप रिटायर होंगे तो आपको अग्निवीर का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और साथ ही 11 लाख रुपए का आपको लमसम अमाउंट मिलेगा, जिससे आप कोई नया स्टार्टअप सेट कर सकते हैं या फिर थोड़ा और टाइम लगा सकते हैं कोई नई नौकरी ढूंढने के लिए। आपके लिए कोई नई नौकरी ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास है एक डिसिप्लिन, आप फिजिकली फिट हैं, तुलनात्मक रूप से आप ज़्यादा वेल मैनर्ड हैं, तो आपको नौकरी और आसानी से मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस काउंटर पॉइंट के बारे में सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लोग भी सेना से रिटायर होते हैं उन्हें एक्चुअल में कौन सी जॉब मिलती है। मोस्टली उन्हें सिक्योरिटी गार्ड, किसी एटीएम के बाहर या किसी बैंक के बाहर। ये जॉब कोई वेल पैड या रेपुटेड जॉब तो बिल्कुल नहीं है। कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन यहाँ एक चीज़ तो पक्की है कि प्रोटेस्टर्स के आर्गूमेंट इररिलेवेंट नहीं है, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे रिएक्ट किया है। यूपी, हरियाणा और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा है कि वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स में अग्निवीर को प्रियोरिटी देंगे, और फिर सरकार ने अग्निवीर के लिए एज लिमिट बढ़ा करके 21 साल से 23 साल कर दी है। यहाँ पर एक चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है कि जो सरकार ने नई स्कीम इंट्रोड्यूस करी है, इसका मेन पर्पस क्या है, सरकार ने किस कॉन्सेप्ट के थ्रू इस योजना को इंट्रोड्यूस करा है, मतलब सरकार का विजन क्या रहा है। सरकार ने स्कीम को इंट्रोड्यूस करने के 3 प्रोमिनेंट रीजन बताए हैं। पहला है कि आर्मी का जो एज बैलेंस है उसे ठीक करना है। वर्तमान में जो आर्मी की एज बैलेंस है वो 32 साल है, लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद घट करके 26 साल हो जाएगी, जिससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी आर्मी ज़्यादा यूथ लोगों से बनकर बनेगी। लेकिन इसका एक डिमेरिट ये भी हो सकता है कि जो भी आर्मी ज़्यादा युवा लोगों से बनेगी वो कम एक्सपीरियंस भी होगी। दोस्तों, दूसरा कारण सरकार ने यह बताया कि आर्मी के पेंशन लोड को कम करना है। जो करेंटली जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो 5.25 लाख करोड़ रुपीज़ है, जिसमें से 1.21 लाख करोड़ रुपये सिर्फ पेंशन में दिया जाता है। तो सरकार का मानना है कि इतना पैसा वो पेंशन में ना दे करके बचा पाएगी। अब तीसरा काम सरकार ने ये बताया है कि वो जो पैसा पेंशन ना देने की वजह से बचेगा उसे वो यूज़ करेगी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने में, मतलब पेंशन के बजट को कट करके वो इन्वेस्ट करेगी उस बजट को मिलिट्री के लिए नए हथियार और नए टेक्नोलॉजी खरीदने में। दोस्तों, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सिर्फ इंडिया कर रहा है। साल 2012 में यूके ने अपनी आर्मी में से 12% सोल्जर्स को कट कर दिया था। इसके साथ ही हमारे पड़ोसी देश चाइना ने अपनी आर्मी में से 2 लाख को कम कर दिया है। उसकी आर्मी थी 25 लाख और वर्तमान में इनकी आर्मी है 23 लाख, और इनका फर्दर प्लान है कि आर्मी को सिर्फ 10 लाख तक रखा जाए, बाकी बचे पैसे को मॉडर्न टेक्नोलॉजी खरीदने में इन्वेस्ट किया जाए। दोस्तों, ये इंडिया ही नहीं, दुनिया के किसी भी गवर्नमेंट ने अगर कोई नई स्कीम लॉन्च करेगी तो उससे प्रभावित होने वाले लोगों में से कुछ लोग उसका वेलकम करेंगे और कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब मैक्सिमम लोग उस योजना को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, जैसा कि इस केस में हो रहा है, और उसके बाद प्रोटेस्ट भी करने लगते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी आंदोलन के सफल होने के चांसेस तब बढ़ जाते हैं जब उस आंदोलन को पीसफुल तरीके से किया जाता है। अगर आंदोलन में वायलेंस होगा, अगर आंदोलन में प्रोटेस्ट होगा, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को एक मौका मिल जाता है कि पुलिस की हेल्प से उस आंदोलन को सप्रेस करने का, जैसा कि इस केस में हो रहा है। एट द लास्ट, जो लोग भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, बसों को आग लगा दे रहे हैं, ट्रेनों को जला दे रहे हैं, क्या ये सही सलूशन है? एक बार आप सोच करके देखिए, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी को हम डैमेज कर रहे हैं, क्या इसे कोई सरकार ने बनाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पब्लिक प्रॉपर्टी, ये ट्रेन, ये बस हमारे और आपके टैक्स के पैसे से बने हैं। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने अग्निपथ स्कीम के सारे एस्पेक्ट्स क्लियर करने की कोशिश की है, जैसे कि स्कीम क्या है, स्कीम के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी राय क्या है स्कीम के पीछे, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।